नमस्कार दोस्तों, डच फॉरेन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आए हैं यूपी बोर्ड के परीक्षा जो होने वाले आगामी परीक्षा जो सन 2024 में परीक्षा होने वाले हैं। जितनी परीक्षाएं यूपी बोर्ड की हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं उनके लिए यह वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। और वो भी पहला पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में होगा हिंदी। तो काफी बच्चों ने कहा सर हिंदी में इस बार क्या क्या पूछा जाएगा। अगली बार आप लोग जान ही रहे हैं, जो बच्चे जुड़े हुए थे जो बताया गया वही आया। इस बार जो आने वाले हैं प्रश्न बोर्ड परीक्षा में जो जो आने वाले हैं आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी गारंटी के साथ आप पेपर दे के आइएगा, पहला पेपर दीजिएगा, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया। पूरा पूरा पेपर छपा हुआ मिलेगा, ठीक है। 70 में 70 छपा हुआ मिलेगा, पूरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। एक आपको काला पेन स्केच रखना है, जहां मेन टॉपिक होगा वहां प्रश्न उत्तर नंबर डाल के उसको करेंगे, उसके नीचे पटरी से स्केल से डबल पाई खींचेंगे। और एक घर के लिए बता रहे हैं, जो घर पे जहां संकेत होगा या कोई दोहा आएगा उसको काले पेन से आप लिखेंगे, ठीक है। तो इन बातों को याद रखिएगा, ठीक। और नीले पेन से आप लिखते रहेंगे। और कभी बोर्ड परीक्षा के कॉपी में कभी आप रेड पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्यथा वो कॉपी रिजेक्ट माना जाएगा, वो चेक नहीं होगा, ठीक है। रेड पेन से आप यूपी बोर्ड की परीक्षा में नहीं लिख सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो सभी बातों को खत्म करते हुए आइए हम पहला क्लास आपको शुरू करने जा रहे हैं। जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के परीक्षा जो होंगे हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए हिंदी, हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए हिंदी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो हिंदी आपका आएगा, कहां से आएगा, क्या आएगा, वो सब बता जा रहा है। हिंदी ये जो आपका पूर्णांक होगा कितने नंबर का है, पूर्णांक है 70 नंबर का है, ठीक है। तो 70 नंबर का पूर्णांक होगा बोर्ड परीक्षा में। अब आपको किसी भी हाल में हम आपको 64 65 66 तक सही करा देंगे, ठीक है। उसके लिए टेंशन आप ना लें। तो आइए आप इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें टॉपिक जो शुरू करेंगे हम लोग, देखिएगा। पहला टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, शुरू करने जा रहे हैं उपसर्ग। जो क्या होगा, उपसर्ग है। अब सर उपसर्ग क्या होगा, प्रश्न में कैसे पूछा जाएगा इस बार। तो उपसर्ग के लिए याद रखिएगा, बहुविकल्पी में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से परिवार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो जो नए बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो वो लोग पेपर में क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, तुक्का नहीं लगाना है। इस बार याद रखिएगा 20 नंबर की आपकी आएगी बहुविकल्पी। बहुविकल्पी पे आपको फोकस पूरा करना है, गलत कहीं होने नहीं देना है। तो आज उपसर्ग की बात होगा, तो आप देखिएगा उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आपका इस बार अब पेपर में अब परिभाषा नहीं पूछा जा रहा है, ना एग्जाम्पल इसके पूछे जा रहे हैं, सीधे इसके बहुविकल्पी बन रहे हैं, ठीक है। तो उपसर्ग आज के बाद कभी पेपर में गलत नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग का मतलब क्या होगा, याद रखिएगा, कोई आधा अक्षर। उपसर्ग माने पहले और प्रत्यय माने बाद में। तो जैसे कोई शब्द रहेगा परिवार, परिवार, परिवार हो गया। और मान लीजिएगा सुरहुरपुर हो गया, ठीक है। और मान लीजिएगा अभिमान हो गया, ठीक है, अभिमान हो गया। और मान लीजिए कुमार हो गया, ठीक है। और भी शब्द हैं, चल नहीं रहा है, देख, और भी शब्द हैं। और जैसे मान लीजिए अभिमान हो गया, सॉरी चल तो नहीं रहे मार्कर, एक मिनट इसी से चलाते हैं। देखिए, तो परिवार हो गया, सुरहुरपुर हो गया, अभिमान हो गया, कुमार हो गया, कुमारी हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा और भी शब्द होंगे, प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन हो गया। ऐसे प्रश्न पेपर में ये जो शब्दावली होते हैं
इसमें आपको पहचानना है। अब आप एक बार अगर पहचान गए तो कभी गलत नहीं होगा। उपसर्ग का मतलब अगर प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से परि परि तो प्रश्न पूछा जाएगा परि परिवार में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो परिवार में याद रखेगा परि उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा है? तो उपसर्ग माने आधा अक्षर दिया होगा और आधा अपने तरफ से जोड़कर बनाना होता है। तो ये पहले पूछा जाता था परीक्षाओं में, लेकिन अब बहुविकल्पी आएगा आपका। ठीक है, बहुविकल्पी होगा तो उपसर्ग के लिए याद रखेगा आधे अक्षर दिए, उपसर्ग माने पहले और प्रत्यय माने बाद में। यहां तक तो क्लियर हुआ। आइए बात हम करते हैं जैसे हमने बताया परिवार, तो चार ऑप्शन में देगा कि परिवार में कौन सा उपसर्ग लगा है। परिवार में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो परिवार में आप बता देंगे क्या लगा है, परि। आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन हो गया परि हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया, ध्यान सुनिए, दूसरा हो गया परा हो गया, पारा हो गया, तीसरा ऑप्शन दे देगा परा दे देगा। ठीक है, बड़े बड़े अक्षर लिखें। डी वाला ऑप्शन दे देगा, ठीक है, परि दे देगा। ऐसे तो आपका ये ऑप्शन आपके सामने है। तो प्रश्न क्या पूछेगा, उपसर्ग जैसे बात हम कर रहे हैं, आप ध्यान से खाली सिर्फ देखिएगा, एक प्रश्न को देखिएगा, आप कभी गलत नहीं करके आएंगे बहुविकल्पी। और पहले आपको याद रखिएगा हम बहुविकल्पी से ही शुरुआत कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बहुविकल्पी पेपर में पूछे जाएंगे। बच्चे गलत ना करके आए। अगर ये नहीं गलत हुआ तो हिंदी में गारंटी के साथ आप 70 में 66, 67, 68 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो उपसर्ग माने क्या हुआ, परिवार हुआ, सुरूर हुआ, अभिमान हुआ, कुमार हुआ, कुमारी हुआ, प्रतिदिन हुआ। अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से परिवार में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप याद रखें परिवार में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो परिवार में इतना हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, परि बनेगा। क्या बनेगा, परि बनेगा। तो पर देखिए किसमें लिखा गया, परि लिखा गया, परा लिखा गया, परा लिखा परि। तो आपका ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन जो सही है आपका परि है। तो आप पेपर में इस तरह नहीं करेंगे, पेपर में आपका इस तरह आप इसको गोलियां देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, गोला लगा देंगे। ठीक है, इस तरह आप क्या करेंगे, उसको गोला लगा देंगे। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया। समझ में आया कि नहीं? आइए आगे बात करते हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे तो परि की बात खत्म। अगर किसी प्रश्न में ये कह देगा ऑप्शन ए अभी, बी वाले में कह देगा, ठीक है, अभा भी, तीसरे वाले में कह देगा अब, या चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई का एनओटी का मतलब होता नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। एनओटी का मतलब होता नन ऑफ दीज। इसका मतलब ये हुआ मेरे भैया कि इनमें से कोई नहीं। इसको क्या कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। आइए बात हम करते हैं। तो प्रश्न पेपर में क्या कहेगा, निम्नलिखित में से किसमें अभिमान प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, अभिमान प्रत्यय लगा है। तो अभिमान उपसर्ग माने क्या होता है, पहले। तो देखेंगे किस जगह अभि लिखा है, तो अभि लिखा है, अभा अभि लिखा है, अब लिखा है। इनमें से कोई नहीं, तो किसमें लिखा है, अभि लिखा गया है। तो अभि का मतलब क्या होगा, हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, यही आपका ऑप्शन क्या होगा, अभी आपका सही होगा। अब तो समझ में ना, अभिमान में कौन सा है, अभि प्रत्यय लगा, उपसर्ग लगा, सॉरी। कुमारी में कु उपसर्ग लगा हुआ है, सुरहुरपुर में सु उपसर्ग लगा हुआ है, कुमार में कु उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। इतना तो समझ में आया ना। आइए एग्जाम्पल और बताते इसके। जैसे प्रश्न अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, चार ऑप्शन दे देंगे, ए बी सी डी, ये चार ऑप्शन हो गए। अब कितने बच्चे के माइंड में आ रहा है, सर पहला वाला हमेशा सही कर रहे हैं, तो आप पेपर में आप भी मत कर दीजिएगा। इतना समझ में। हाँ, तो देखिए, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं हाई स्कूल में, अभी कल के वाले क्लास में कुछ बच्चे बोले कि सर ऐसा है कि हमको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, ना लिखना आता है। ठीक है, नंबर देखिए, नंबर पाने के लिए क्या करते हैं, नंबर अपना बढ़ाने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे दिमाग लगाते हैं, और जब चैटिंग करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं। आप सोचिए कभी, ठीक है, चैटिंग करेंगे तो इंग्लिश में करेंगे, तो कहेंगे वहां वहां तो आता है, लेकिन जब पढ़ने की बात है कैंसर जी हमको इंग्लिश नहीं आता है। ऐसे ऐसे दिमागदार हैं। तो देखिए
कुमारी। अब पूछा जाएगा प्रति, मान लीजिए प्रति की बात करते हैं तो प्रति लिखा रहेगा कहीं, ठीक है, या ऐसे लिखिए, हर बार वही ऑप्शन ना रहे। प्रति लिखा है और एक में प्रति लिखा है और एक में लिखा गया सिर्फ परा लिखा गया है, ठीक है, और एक में लिखा प्रीति लिखा गया है, परि लिखा गया है। तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में से, देखिए प्रश्न क्या कहेगा, निम्नलिखित में से प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आप देखेंगे प्रतिदिन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए प्रतिदिन में यहाँ क्या लिखा गया है, प्रति लिखा है। यहाँ मेरे भैया आधा रहा है, याद रखिएगा, प्रमोद वाला है, ठीक है, प्रमोद वाला प्रा है, देखिएगा ऐसे है। तो प्रतिदिन में प्रति लिखा है ना, तो आप पहला अक्षर देखेंगे इसमें प्रतिदिन, प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित उपसर्गों में प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो याद रखें परि गलत लिखा गया है, ये नहीं हो सकता। परा पे मात्रा नहीं है, ये भी गलत लिखा है। प्रति, ठीक है, ये तो सर सेम टू सेम लिखा है, ये गलत लिखा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ये सही होगा। ये तो था क्या है, उपसर्ग की बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। कहीं डाउट, अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में तुरंत बताइए, सर अगली वीडियो में क्या जो आप बताए थे प्रत्यय उपसर्ग है, आप उसको डाउट क्लियर कर दीजिएगा। कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। आइए आगे हम चलते हैं। चलिए प्रति वाला तो हुआ। अगर प्रश्न ये पूछा जाए, प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि कुमारी में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो कुमारी की बात करते हैं तो कुमारी में याद रखेगा ऐसे लिखा रहेगा कु, दूसरे वाले में लिखा रहेगा लिखा रहेगा का पे मंत्र का, सी वाले में लिखा रहेगा कु, ए वाला कु, और डी वाले में लिखा रहेगा, याद रखेगा यानो टी लिखा रहेगा। यानी टू का मतलब क्या हुआ, नन ऑफ दिस, बार बार मैं बता रहा हूं, यानी टी का मतलब लिखा रहेगा वहां नन ऑफ दिस, या तो लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, याद रखेगा। तो प्रश्न पेपर में इस बार कैसे पूछा जाएगा, और जो शब्द हम बता रहे हैं ध्यान से समझिएगा, उन्हीं में से शब्द मिलेंगे। अभी लिखा देते हैं। उपसर्ग का मतलब अगर पूछा जाएगा कि कुमारी में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो कुमारी में कु, मात्रा देखिएगा कु उधर वाला है मात्रा, ठीक है, जिसे छोटी बड़ी की, छोटा बड़ों की बात करते हैं ना, तो कु, तो इधर वाली मात्रा किस में लगा है, देखिएगा ये तो मात्रा सर इधर लगा है, एकदम नहीं होगा। इस पे का मात्रा, इसमें का आया नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात हम करते हैं सेम टू सेम यही है। तो कु में बात करते हैं क्या है, ये आपका ऑप्शन जो होगा, तो कुमारी में कु उपसर्ग लगा हुआ है। यहां तक तो क्लियर हुआ। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे। तो कहेगा प्रश्न में निम्नलिखित में से, ठीक है, इसमें या परिवार में, कुमार में, सुरहुरपुर, प्रतिदिन, प्रतिकूल, ये सब शब्दों में पूछा जाएगा किसमें उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। अब बात हम करते हैं कुछ उदाहरण जो प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर में। कुमार में भी वही होगा, याद रखिएगा। सुरहुरपुर में सु होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल इसके देख लीजिए, जैसे प्रश्न जो आने वाले परीक्षा में, पहला होगा अभिमान, अभिमान पूछ लेगा। दूसरा यहां देखिएगा अधि भार, ठीक है। तीसरा अगला लिखा जाएगा अधिकार। अगला देखिएगा बात हम करते हैं अभिमन्यु, कहीं कहीं अभिमन्यु लिखा रहता है, कहीं कहीं अभिमन्यु लिखा रहता है, इस बात को याद रखेगा। इसमें देखिएगा कुमार में, कुमारी में कहीं अगर लिखने में कहीं त्रुटियां मिलता है, कहीं गलती जाने अनजाने में हो जाता है, तो उस पर आप लोग कमेंट मत करिएगा। जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भैया, ठीक है। तीसरे वाले में देखिएगा हो जाता है कभी कभी लिखते समय, दिमाग है, ठीक है। और यहाँ देखिए कुमार में, कुमारी में, और प्रतिदिन में, और अगला देखिएगा प्रतिकूल में,
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और शब्द होंगे जो जो प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। अ, महान, महान हो जाएगा। और प्रश्न आते हैं अनुकूल हो जाएगा। अगला प्रतिकूल हो जाएगा, ये तो हो गया है। और क्या नाम है, परिवार हो जाएगा। और अगला देखिएगा, और क्या नाम है, कुछ ऐसे और भी शब्द होंगे। ठीक है, सुकुमार हो जाएगा, या सुकुमार लिखिएगा, सूरज लिखिएगा, या जो भी लिखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा उपसर्ग के लिए जो एग्जाम्पल है, सूरज तो कभी नहीं पूछा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो लिखने से क्या फायदा है, इसको हटा देते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले वाक्य है, इससे ज्यादा आप मत ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपके मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। ज्यादा दिमाग आप खर्चा मत करिए, 3 महीने पेपर बचे हुए हैं, और आप वही सवाल वही चीज पढ़िए जो हम बता रहे हैं, पूरे गारंटी के साथ। 70 में 2 ही एक क्वेश्चन गलत होगा, नहीं तो गलत नहीं होने देंगे, ये पूरे वादे के साथ कहें। तो उपसर्ग में अभिमान में कौन सा उपसर्ग लगा है, अभि लगा है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा है, अधिभार में, अधिभार में अभि लगा है। तो याद रखिएगा, इसमें अभिमान लगा है, अधि लगा है, अधि लगा है, अभि लगा है, कु लगा है, कु लगा है, प्रति लगा है, प्रति लगा है, मां लगा है, अनु लगा है, परि लगा है। तो ये सब जितने शब्द पहले पढ़ते हैं, शब्द के जो कोई शब्द होगा, और एक बात याद रखिएगा इस बात को, एक सार्थक शब्द होना चाहिए जिसका दुनिया में कोई न कोई अर्थ हो और प्रयोग किए जाते हैं। निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस बात का जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, सार्थक निरर्थक का मतलब क्या होगा। जैसे कह दो कमल, कमल, कमल हो गया, या मान लीजिए लकम हो गया, लकम। तो कमल की बात करते हैं, तो कमल एक फूल का नाम होता है, इस सार्थक शब्द है। निरर्थक का मतलब लकम, लकम कोई शब्द उब्द नहीं होता है ना, इसका कोई मीनिंग होता है, तो इसी को कहते हैं सार्थक, इसको कहते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहां हम बात करते हैं उपसर्ग के लिए। तो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में, एकदम समझ में आया, हमें पूरा विश्वास है। जहां कहीं डाउट होगा आप कमेंट करिएगा मित्रों। ठीक है, ठीक, आइए हम बात करते हैं उपसर्ग के बाद प्रत्यय की बात करते हैं। प्रत्यय में जो जो प्रश्न आने वाले इस बार, वही आप देखिएगा। तो प्रत्यय के लिए याद रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्रत्यय पढ़ने के लिए याद रखिएगा, अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं। और प्रत्यय आपको बताया जाएगा एक बार, जैसे आपको उपसर्ग समझ में आ गया, वैसे प्रत्यय भी आपको समझ में आ जाएगा, पूरे गारंटी के साथ। जितना